तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले क्या टॉपिक करेंगे हम उसको बाद में देखेंगे। डेप्रीशिएशन को ना दो तरीके से लगाया गया। जब स्टार्टिंग में डेप्रीशिएशन आया ना, तो डेप्रीशिएशन कैसे लगाते थे बैलेंस शीट में। जैसे मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एक बैलेंस शीट बनाता हूं, और दोनों में देखा गया कि भाई एक बैलेंस शीट एग्जांपल के तरीके से बनाता हूं। होता क्या है, जब आगे आप पढ़ोगे, वैसे तो ये चैप्टर है आपके सिलेबस में ही है अभी, बैलेंस शीट वाला, जिसको फाइनल अकाउंट कहते हैं। ये बना हमारा एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लिया समझाने के लिए, और मैं ईयर लिख देता हूं 2022। अगर मेरे पास एक मशीनरी है तो मैं मशीनरी, अगर 1 लाख का है तो 1 लाख लिखूंगा और यहां से माइनस कर दूंगा डेप्रीशिएशन। और ये वाला साइड पता है, ये इसे हम एसेट साइड बोलते हैं, और ये वाला साइड हमारा लाइबिलिटी साइड होता है। तो डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा 10,000 रुपए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो 90,000 बचा। अब मेरे इस बैलेंस शीट में जो अमाउंट का डिजिट है वो कितने रुपए का नजर आ रहा है, 90,000। मतलब माइनस करके जो फाइनल अमाउंट होता है यही है 90,000। अगर मैं अब इसको दूसरे साल में लेके जाऊंगा, यानी मैं जैसे ही नेक्स्ट ईयर 2023 में लेके जाता हूं इसको, सपोज करो मैं 2022 से अब इसको ले जाता हूं 2023 में, तो अगेन अब क्या होने वाला है, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू यहीं से तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 90,000 रुपए। और इस साल का फिर से माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, तो दैट इज आपका 10,000 रुपीज माइनस करोगे, तो अब जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी कितने, 80,000 की। अब जो वैल्यू बची आपकी वो बची 80,000 रुपए का। तो अगर मैं 2023 में आपको बैलेंस बताने की कोशिश करूं, कितना बैलेंस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर अब 80,000 रुपए हो रहे हैं। अगर मैं इससे अगले साल में जाऊंगा तो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि जब मैं इसको अगले साल फिर से लेके जाऊंगा, अगर आपको दिख रहा है, तो ये बैलेंस जो है यहाँ पे जब मैं मशीनरी लिखूंगा, तो मशीनरी जो लिखूंगा वो लिखूंगा 80,000, और फिर से इस साल का डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा, दैट इज 10,000, क्योंकि एसएलएम मान रहा हूं, तो अब कितना बचेगा हमारा, 70,000। तो इस तरीके से आप एक चीज समझिए कि हमारा क्या होता है कि हर साल हम डेप्रीशिएशन माइनस करते जाते हैं और एक बैलेंस हमारा बचता है। अगर मैं आपको इससे अगले साल 2024 में अगर मैं लेके जाऊं, ये 24 ही है, अगर मैं 2025 में लेके जाऊं, ये 24 है, तो 25 में ऐसे ही होगा सेम। बताओ 25 में क्या बैलेंस मिलेगा आपको, 60, फिर 10 माइनस कर दोगे और बैलेंस क्या नजर आएगा आपको, 60,000। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आगे चलते जाओगे तो 60 के बाद 50 भी आएगा, 40 भी आएगा, ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो इस तरीके से लगाया जाता था। लेकिन जब लॉ के अंदर कई बार बहुत जगह पे लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ये भी ठीक है, आप मशीनरी को इसमें से माइनस कर रहे हो डेप्रीशिएशन, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इसको दिखाने का थोड़ा तरीका अलग चेंज करते हैं, कुछ न्यू करने की हम कोशिश करते हैं, इसको दिखाने का थोड़ा सा टेक्निक अलग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब इस वाले अकाउंट के अंदर आप देखो तो आपको 90,000 नजर आ रहा है। बोला हाँ 90,000 नजर आ रहा है। तो बोला अब इसको ऐसे नहीं 90,000 दिखाएंगे, इस डेप्रीशिएशन को इधर नहीं दिखाएंगे, इस डेप्रीशिएशन को मैं इधर दिखाऊंगा, और डेप्रीशिएशन मैंने इधर दिखाया और इधर 10,000 दिखाया, और इस डेप्रीशिएशन का नाम थोड़ा सा मैंने कर दिया प्रोविजन, प्रोविजन नाम कर दिया 10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इधर दिखा दिया 10,000। मैंने कहा इससे क्या फर्क हुआ, तो बोला कि देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा हम चीजों को बदलने का और सिस्टम को एक थोड़ा दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2 और 2 4 हो जाता है, तो मैं बोलूं कि भैया एक काम करते हैं ना, 3 और 1 कर दो, 4 तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब वही है आपका कि 4 अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वही आना है। या फिर मैं बोलूं एक काम करो यार, 2 × 2 कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सम डिजिट करूं तो 4 आएगा, और इस तरीके से 4 आ सकता है। सेम ऐसे यहां पे देखो, तो अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि अगर हम इसमें से कुछ बैलेंस वैलेंस निकालेंगे तो आपको रिफ्लेक्टेड अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट इसमें नजर आएगा, वो आपको अभी स्टिल 90,000 नजर आएगा, क्योंकि 1 लाख ये है
10,000 इधर है, तो आप इसमें से अल्टीमेटली जब दो साइड अकाउंट के अंदर दो जगह पे चीजें होती है तो माइनस कर देते हैं हम। तो जब माइनस करके एक दिमाग के अंदर एक बैलेंस निकालो तो 90,000 ही नजर आएगा आपको, है कि नहीं? कितने नजर आ रहा है आपको? क्योंकि इसमें से 10 माइनस करोगे तो 90, और पहले भी क्या था हमारा? 90 था। अगर मैं इसको दूसरे साल में लेके जाऊं, सेकेंड ईयर में लेके जाऊं, सेकेंड ईयर के अंदर लेके जाऊं 2023 में, तो उसमें क्या होगा? कहा कि भाई ये मशीनरी जो है ना, मशीनरी जो है उसे 1 लाख ही रखेंगे, 1 लाख। और यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएफडी कह रहा हूं अभी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10, तो ये ओल्ड वाला है, प्लस जो करंट ईयर में डेप लगेगा वो भी 10 इसमें ऐड कर दो, तो बचेगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20,000। ये ओल्ड वाला है जो ऊपर से चला आया था, जैसे मैं मशीनरी ऊपर से उतार रहा हूँ वैसे ये भी उतर गया। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेकंड ईयर में आपको 80,000 नजर आ रहा था, और यहाँ के भी सेकंड ईयर में देखोगे तो आपको कितना नजर आ रहा है? 80,000 ही नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा काम करने के स्टाइल में चेंज आया है। इसके बाद अगर मैं तीसरे साल जाऊंगा तो तीसरे साल में क्या करने वाला हूँ? तीसरे साल भी यही है सेम, बस मैंने क्या करा कि इसके अंदर 1 लाख लिखूंगा, और इधर पहले लिखूंगा पीएफडी, और पीएफडी हमारा पुराना 20,000 हो चुका है, और प्लस करंट ईयर का डिप्रिसिएशन में फिर से कर दूंगा 10,000, तो नजर कितने आएंगे हमारे? 30,000। और अल्टीमेटली आप व्यू करोगे तो कितना होगा आपका? 70,000। सर ऐसा करा क्यों गया? कई लोगों का मानना था कि यार जब आप कोई हमारी बैलेंस शीट को देखे तो उसे पता होना चाहिए कि हमने मशीनरी को खरीदा कितने का है। इस वाले के अंदर हमें नहीं पता चल पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और ऊपर के 2 साल आपके पास समझो है ही नहीं, तो मैं पूछूं ये मशीनरी की कीमत खरीदा कितने का है, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको 80 नजर आ रहा है, 1 लाख तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इससे ऊपर की 2 डिजिट आपको ना दूं, ये वाली दोनों चीजें सपोज करो कि ये मैंने यहाँ से हटा दिया, अब मैं अगर आपके सामने रखूं कि भाई ये मशीनरी है, ये कितने का खरीदा गया होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर इसी केस के अंदर इन दोनों चीजों को मैं ऊपर से हटा दूं, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया अगर मैं इसी केस में ये दोनों को भी ऊपर से हटा दूं, तब मैं पूछूं भाई मशीनरी कितने का है, तो यहां पे आप बता पाओगे कितने का? 1 लाख का। आप यहाँ पे और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि भाई 1 लाख की मशीनरी और जिसपे टोटल डेप अब तक का कितना लग चुका है? 30,000। तो अब ना 70 का बचा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ पता चल रहा। तो यानी जो दूसरे वाला मेथड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें क्लियरिटी ज्यादा देता हुआ नजर आया लोगों को कि भैया पता चल रहा है बैलेंस शीट में तो क्या है, काम वही है, डेप्रिसिएशन का मेथड वही है। लेकिन इस वाले में क्या करा हमने? डेप्रिसिएशन को हर जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा कर दिया हमने, प्रोविजनिंग कर दी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है कई बार। अभी तक हमने कौन सा अकाउंट किया था? तो जिस अकाउंट के अंदर हमें क्या पता लगता था, एक ही अकाउंट बनाया और इसी में हमने डेप्रीशिएशन भी लगा दिया, और इसी में मैंने एसेट्स को भी लिख दिया, फिर डेप्रीशिएशन, फिर एसेट्स, फिर डेप्रीशिएशन, ये चलता है, जिसको हमने एक मशीनरी अकाउंट का नाम दिया था। यही सीखा है अभी तक हमने। लेकिन अब जो सीखने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस अकाउंट आ जाएगा, है आंसर दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा, बोलूंगा इसको चलो ऐसे करो, आंसर सेम आएगा, लेकिन करने का जो वे है, तरीका है, बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका क्या हो गया, इन दोनों में बदल गया है, लेकिन आंसर क्या है हमारा? सेम। तो इसी तरीके से यहाँ बदल जाएगा। तो जो दूसरा हमारा करने का तरीका है उसको बोला गया हम करेंगे अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इसका नाम रखा गया। मेथड तो नहीं है ये, इसे मेथड नहीं बोलेंगे, इसे करने का तरीका बोलेंगे। मेथड तो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी है, इसे मेथड नहीं बोलेंगे, करने का तरीका। एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और एक नॉर्मल मैनर से भी किया जा सकता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का जब बात आया तो यहाँ पे क्लियरिटी बढ़ाने के लिए हमें यहाँ 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। यानी हमें 2 अकाउंट बनाने पड़े, एक मशीनरी अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट बनाना पड़ा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। मशीनरी अकाउंट के अंदर बोला गया कि भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब 2 ही काम कर सकते हो, एक परचेज और एक सेल्स। डेप्रीशिएशन मत रखना इसमें, क्योंकि अगर इसी अकाउंट में आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तब तो ये वाला मेथड चलने लगेगा आपका।
है ना। तो बोला गया इसके अंदर डेप माइनस मत करो, डेप को अलग लेके चलो, क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है, डेप्रिसिएशन को सेपरेट सेपरेट लेके चलो। तो दूसरा अकाउंट बनाया गया, तो इसके अंदर बोला गया ओनली इसके अंदर हम रखेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो पहले हम एक लेजर बना रहे थे, एक ही अकाउंट में 2 साल 3 साल जैसे भी था कर रहे थे। अब हम 2 लेजर बनाएंगे, जिसके अंदर एक के अंदर मशीनरी को सिर्फ खरीदा और बेचा जाएगा, और दूसरा जो अकाउंट होगा उसमें उस मशीनरी का क्या लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन। तो कैसा फॉर्मेट होगा, किस तरीके से करना होगा, वो भी हम देखते हैं। तो पहले हम फॉर्मेट समझे, और इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे हम, फॉर्मेट और उसको एक एग्जाम्पल से। मैं 2 साल का ही बनाऊंगा तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई 3 का भी वही होगा, 4 का भी वही होगा। स्पेस की वजह से सिर्फ मैं 2 साल का बनाता हूं आपके सामने। चलिए, यहां पे आगे आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और यहाँ पे आपका अकाउंट का नाम लिख देंगे। बिल्कुल चाहिए, 2 अकाउंट बनाना है। मैं ऊपर नीचे करके बनाऊंगा सो दैट मैं थोड़ा कंपैरिजन कर पाऊं। चलिए, इसे बना दिया मशीनरी अकाउंट, और इसको बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने एक मशीन खरीदा, मान लेते हैं कि लेट सपोज 1/4 को, जो भी खरीदा हमने 1/4/21 में, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टू बैंक लिखूंगा। ठीक है ना। और मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को इसी के अंदर डाल देता हूँ। मान लो मैंने 10,000 का मशीनरी खरीदा, और जो मेरा डेप्रीशिएशन का रेट है ना, डेप्रीशिएशन का रेट वो 10% SLM है, जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट भी कर पाओ। खरीद लिया, एक ही मशीनरी खरीदा है, और उसी को मैं बस पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक मशीनरी बेच करके भी और उसको करके दिखाऊंगा। तो यहां तक बात समझ में आए कि बैंक करके आपने 10,000 रुपए का कर दिया। ठीक है। इसके बाद अब ये साल हमारा एंड, पहले क्या करते थे हम, इधर की साइड डेप्रीशिएशन लगा दिया करते थे 31/3 को, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डेप्रीशिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया है। तो अब डेप्रीशिएशन इधर लिखने की बजाय यहां लिखेंगे हम 31/3/2022 में। बाय में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डेप्रीशिएशन, और कितने लगेंगे, 1000। मैं कोई और मशीन नहीं खरीद रहा, पहले आप सिस्टम समझो कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये फाइनली टोटल हो जाएगा 10,000, 10,000। मैं 2 साल का ही करूंगा, और 10,000, और बाय साइड में क्या आ जाएगा, बैलेंस CD 10,000 आ गया। ठीक है। डेट क्या रहेगा सर, यही डेट लास्ट का जैसे 31/3 आता था। अब सर इसका भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा, 1,000, और इधर भी टोटल होगा क्या, 1,000, और टू बैलेंस पता है क्या आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है तो इसका बैलेंस CD इधर आ गया 1,000, और डेट भी वही रहेगा 31/3/22। इसके बाद 1/4/22, बाय आएगा बैलेंस BD, क्योंकि ये वाला 1,000 सेम आ जाएगा, और इसका आएगा 1/4/22 में टू बैलेंस BD, कितने रुपए आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। ठीक है। मैं 2 साल का मैं करूंगा, और जब आप नोटिंग करोगे ना तो 1 साल का एक्स्ट्रा आप करना, मैं चेक करूंगा कि कैसे कर पाते हो। ठीक है ना। तो अब यहां तक आपको समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है एकदम। अब अगले साल का जब डेप्रिसिएशन लगाने का नंबर आएगा, तो क्या मैं इसी में लगाऊंगा या नीचे लगाऊंगा, मैं नीचे वाले अकाउंट में लगाऊंगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा 31/3/23 को, बाय डेप्रिसिएशन, और अगेन 1,000 लग जाएगा। अब बस फिर से टोटल करना है। इसके अंदर थोड़ा सा ना ऊपर नीचे टोटल करने का काम बढ़ गया है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये। और फिर से इधर आ गया, और बाय बैलेंस CD, और दैट इज 31/3, और इसका टोटल करेंगे 2,000।
इससे पता है क्या पता चलता है कि जो इस अकाउंट के अंदर मशीनरी आपको 10,000 का दिख रहा है ना, इसे खरीदा ही 10,000 का गया था, क्योंकि इसमें से डेप माइनस नहीं हुआ। और जो इस अकाउंट के अंदर आपको 2,000 रुपए दिख रहा है ना, इसका मतलब इसी वाले मशीनरी पे 2,000 डेप लगा है। और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल का है, जब से खरीदा गया है तब से 2,000 ही लगा है। इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी कितने 2,000, टोटल भी 2,000 आ गया। और 1, 31, 3, 23, फिर से आ जाएगा ये 1, 4, 23 बाय बैलेंस बीडी, और कितने रुपए आ जाएंगे 2,000। और ये आ जाएगा 1, 4, 23 टू बैलेंस बीडी, और ये 10,000 ही रहेगा। फिर मैं बोलूँ चलो अगले साल और मैथ डेप्रिसिएशन लगा के दिखाओ, तो फिर क्या करोगे, फिर से इसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके 3,000, और फिर टू बी कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। तो पहले तो मैकेनिज्म समझो कि पहले हम क्या करते थे। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्क ये आया कि जो काम पहले इधर की साइड किया करते थे उसको हमने यहाँ पे करना बंद कर दिया है, उसके बजाय हमने एक सेपरेट अकाउंट के अंदर उसको एंट्री डाल के करना स्टार्ट कर दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दूसरा नाम है इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कई बार सवाल में एग्जाम में बोल दिया जाता है प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही बोल रहा है, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे मैंने कोई मशीनरी बेचा नहीं और एक ही मशीनरी का काम था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक और सवाल देखिए फिर। अब मैं एक काम करता हूं, सवाल फॉर्मेट यही यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे 2 मशीनरी अगर ले लूं तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते हैं। मैं 1 साल यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना 1 साल लग गया, और यहाँ से भी 1 साल में मिटा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, M1 खरीदा हमने 1/4/2021 को 10,000 का, और M2 मैंने खरीदा 1/4/2022 को 5,000 का, ठीक है। कितने का खरीदा, 5,000 का। 1 साल हम कर चुके हैं इसको। M2 दूसरे साल में खरीदा है, तो जब दूसरे साल में खरीदा है तो मैं यहाँ पे वर्ड पता है क्या यूज करूंगा, टू बैंक, और 1/4/2022, और कितने रुपए लिखूंगा, 5,000 लिखूंगा। कितने लिखूंगा मैं, 5,000 लिखूंगा। समझ में आ रही बात आपको? इसके बाद अब जो डेप्रिसिएशन लगाओगे यहाँ पे दूसरे साल में, तो दूसरे साल पे एक मशीनरी पे डेप नहीं लगेगा, कितने मशीनरी पे लग जाएंगे, 2 पे। तो अब जब 31/3 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 पे तो 1,000 लगेगा ही लगेगा, और बाय डेप्रिसिएशन नंबर किस पे लग जाएगा, 2 पे 500। तो ये बदलाव आएगा जब आप एसेट्स खरीद लोगे तब। इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 15,000, और इधर भी क्या जाएगा 15,000, और बैलेंस सीडी भी बाय बैलेंस सीडी 31/3, और ये आ गया हमारा 2500। अब नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 2500, और ये आ गया 31/3/23। क्या समझ में आया आपको? ऐसे ही अगर हम 3 खरीद लेंगे तो 3 डेप्रीशिएशन अलग अलग लगने लगेगा, 4 खरीद लेंगे तो 4 लगने लगेगा। हालांकि आपका एक ही मशीनरी का आएगा इस पे क्वेश्चन। मैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये चीजें हो सकती है, तो इसको ऐसे करेंगे। दोनों बात समझ में आ गया ये कैसे है? तो मैंने 2 साल बनाया, तो 1 साल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। एक एक साल जब बनाओगे, नोटिंग करोगे, तो एक एक साल का लाइन एक्स्ट्रा खींच के बनाओगे। तो अब भाई 1 मशीन खरीद लिया तब भी देख लिया, 2 खरीद लिया तब भी। अब एक बेच के देख लेते हैं कि क्या होगा और किस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। एक देख लेते हैं कि भाई बेच के क्या होने वाला है और कैसे चलने वाला है। पहले यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर है दोनों मशीनरी का? चलो एक बेच लेते हैं अब। एक बेच लेते हैं। अगर मैं बेचने की बात करूं तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा करता हूं, 1 साल से मिटा देता हूं, क्योंकि 1 साल तो फिर मुझे करना ही है और वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। मैंने सोल्ड कर दिया, M1 सोल्ड कर दिया, और कब कर दिया मैंने, मैं 2 करूंगा, ठीक है। बेचने वाले 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैंने M1 जो सोल्ड किया वो सोल्ड किया 31/3/2023 में, 31/3/2023
2023 में मैंने M1 सोल्ड किया है। कितने का सोल्ड किया? मान लो कि 20,000 का बेचा है। 20,000 का तो बिकेगा नहीं, 10 है, 10 तो चल गए 8, मान लो 6,000, 6 में थोड़ा सा कंफ्यूजन, 7,000 रुपए का बेच दिया। तो अभी तक देखो इस क्वेश्चन में मैंने वर्किंग नोट नहीं किया। वर्किंग नोट इसलिए नहीं किया, जरूरत नहीं थी। अब वर्किंग नोट की जब मशीनरी बिक जाती है ना, तो वर्किंग नोट की जरूरत पड़ती है कि उस पर निकालना पड़ता है हमें, उस पर होने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस, ये फाइंड करना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं M1 की बात करूं तो सर M1 जो है वो 10,000 का है और M2 जो है वो है 5,000 का। M1 के ऊपर अगर मैं डेप्रीशिएशन पहले साल की बात करूं तो डेप्रीशिएशन 1,000 लगा, जो कि 31/3/2022 में लगा। कितने बचे? 9,000। फिर से आपका डेप्रीशिएशन लगेगा 31/3/2023 में 1,000, तो बचेगा कितने का? और आप कहते हो इसको आपने बेच दिया कितने का? 7,000 का। तो यहाँ पे 1,000 रुपए का आपको जनरेट हो गया लॉस, और M2 पे सिर्फ 500 रुपए का डेप्रीशिएशन लगेगा और बच गया 45। ये एज अ वर्किंग नोट रफली मैंने करके दिखा दिया, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल भी नहीं है, इजी है इतने सारे हम क्वेश्चन करने के बाद। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसी को हम क्या करेंगे, इस अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएं? पहला साल तो मैंने कर ही रखा है, दूसरे साल में हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितने रुपए? 10,000 और 1/4/22, और यहाँ आ जाएगा हमारा 31/3 बाय डेप्रीशिएशन, सॉरी बाय बैलेंस 1/4 को आएगा, ये भी 1/4/22। ये वाला बैलेंस CD जो है बाय बैलेंस BD बन जाएगा 1,000। ठीक है। अच्छा, जो नई वाली मैंने मशीनरी बेच रहा हूँ वो साल के एंड में बेच रहा हूँ, इसलिए पहले उसके ऊपर तो डेप लग ही जाएगा। तो अभी डेप्रीशिएशन फिलहाल की मैं बात करूं तो डेप्रीशिएशन नंबर 1 पे लगेगा और बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे लगेगा, यानी 1,000 और 500 तो लगना तय है 31/3 को। समझ में आई बात आपको पहले ही? क्योंकि अगर हम साल के शुरू में बेचते तो डेप नहीं लगता, साल के एंड में बेच रहे हैं तो क्योंकि यूज करने के बाद बेच रहे हैं तो डेप्रीशिएशन लग गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा है जो आप ध्यान से सुनना, मैंने मशीनरी कौन सा बेचा है बताओ मुझे? M1, जो कितने कीमत का है? 10,000 कीमत का है मशीनरी, उसको हम बेचने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, उस मशीनरी को जब से हमने खरीदा था, कब खरीदा था? 2021, और बेचा कब है? 3/2023 में। तो जब से हमने खरीदा था और 2023 तक में कितना डेप लग चुका है उसके ऊपर? कितने लग चुके हैं अमाउंट के टर्म्स में बताइए? 2,000 लग चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले जो मशीनरी की हम बात कर रहे हैं कि जो 10,000 की मशीनरी है, इसके ऊपर टोटल डेप जो है, टोटल डेप्रीशिएशन लग चुका है कितने? बात समझ में आए? तो जब कभी भी मैं किसी मशीनरी के ऊपर टोटल डेप की बात करूंगा तो जो उसके पूरे लाइफ में डेप्रीशिएशन लगा होगा उसकी बात करेंगे। आप ऐसे भी चेक कर लो, एक तो ये लगा और एक ये लगा, बस 2 ही लगा, तो उसके लाइफ के ऊपर टोटल डेप कितना है? 2,000। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, पहले एक मशीन खरीद लूं मैं यहाँ पे, 1/4/22 को ही टू बैंक जैसे जैसे पहले किया था सेम कर लें हम। क्लियर है? अब मैंने बोला इस अकाउंट के अंदर सिर्फ बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा, तो बिक तो रहा है, तो बिक रहा है तो मतलब कहाँ बेचा जाएगा? बाय साइड में, बाय बैंक से। जैसे खरीदा था सेल, कितने का बिकेगा? 7,000 का। कब बिका भाई? 31/3 को। और उस पे होने वाला, और मैं कुछ लाइन ऐड कर रहा हूं, उस पे होने वाला प्रॉफिट लॉस भी इसी में ही आएगा। तो इस पे लॉस आया, प्रॉफिट आया, तो लॉस किधर आता है हमारा? बाय में, और प्रॉफिट किधर आता है? टू साइड में। तो इस पे होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा लॉस आ गया, जो कि मैं P&L से लिखता हूं अक्सर, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लॉस 1,000 का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एक बात मैं बहुत जरूरी कहने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। इस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है, इस अकाउंट में उसी मशीनरी का डेप्रीशिएशन रहता है। अच्छा एक बात पहले मैं बोल दूं, इधर से डेप लग रहा है, इधर CD आ रहा है, अगर मैं बोलूं इसमें से डेप्रीशिएशन निकाल दो, तो कोई भी अकाउंट अगर मान लो वो डेबिट से शुरू हो रहा है और यहाँ बैलेंस आ रहा है, मैं बोलूं इसमें से कम करो, तो आपको कहां करना पड़ेगा पता है? क्रेडिट साइड में करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारा रूल कहता है कम हो जाएगा। तो सेम इसमें से मैं ये चाहता हूं कि उस मशीनरी का डेप्रीशिएशन निकाल के बाहर करना पड़ेगा हमें जो मशीनरी बेच दिया है।
तो जो मशीनरी हमने बेच दिया है उस मशीनरी के ऊपर टोटल डेप कितना लग चुका है, 2000। तो अगर मैं बोलूं इस अकाउंट से निकाल के बाहर करो, तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा जिससे बाहर हो जाए, कहां लिखना पड़ेगा, टू साइड में, समझ रहे हो आप। तो ये रूल कहता है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वही वो अकाउंट होता है जिसके अंदर जो मशीनरी हमारे पास अभी है सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर कोई मशीनरी बेच वगैरह दो तो उसे हटा देना यहां से। तो मैं यहाँ पे टू साइड से यहाँ पे हटा दूंगा, और किस नाम से हटाऊंगा पता है, मशीनरी अकाउंट के नाम से हटाऊंगा 2000। पहले ये समझो, ये क्या है इसका मतलब कि हम मशीनरी के डेप्रिसिएशन को हटा रहे हैं इस अकाउंट में से। और कौन से मशीनरी के डेप्रिसिएशन को हटा रहे हो, M1 का। लेकिन क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि वो बिक चुका है। अगर नहीं बिकता तो नहीं हटाते, हम जो मशीनरी बिकता है उसी का ही हटाएंगे। तो यहां पे हमने 2000 हटा दिया, और इसके साथ साथ जब ये 2000 का हटा दोगे, इसको बोला गया कि भैया फाइनली यहीं पे भेज दो दोबारा। तो मैं अब एक ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, PFD के नाम से यहां एंट्री करूंगा और यहां 2000 डालूंगा, यानी इससे निकालना है और वापस से उस अकाउंट में चला जाएगा। तो जो आपका मशीनरी अकाउंट है उसके अंदर एक परचेज होगा, एक सेल्स होगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और जो मशीनरी बिक रहा है उसका टोटल डेप भी आएगा। टोटल डेप कहां से, यहां से निकल के ये आ रहा है। यहां मशीनरी लिखने का मतलब है कि मैं यहां रास्ता बता रहा हूं इस अकाउंट को कि भाई इस अकाउंट में से जो तू निकला है ना, तू चला जा। कहां चला जा, कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। और ये रास्ता है कि भाई तू 2000 कहीं से आया है, और कहां से आया है, PFD, प्रोविजन फॉर, तो इस अकाउंट से आया है। तो जब कभी भी एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में जाते हैं ना, तो नाम आपस में बदल लेते हैं। तो इसको कहां जाना था, मशीनरी में, तो मशीनरी लिखा। और ये कहां से आया, डेप्रिसिएशन। तो बस जब बिकेगा तो इतना सा काम करना है आपको, जो बड़े ध्यान से करना है। सबसे बच्चे बोलते हैं सर इसके अंदर हमारा दिमाग एकदम खराब हो जाता है, जो इतनी छोटी सी बात है कि भैया जो मशीनरी बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन बाहर करो और यहां भेज दो। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब सिंपल हमें टोटलिंग करना है, तो टोटलिंग करने का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। ये अकाउंट वो अकाउंट था जिसके अंदर मशीनरी रहता है। तो अब देखो यहाँ पे बैलेंस क्या नजर आएगा, 5 बाय बैलेंस CD 5000। तो भाई हमारे पास मशीनरी एक ही बचा हुआ है, और उस मशीनरी की कीमत कितनी है, 5000 बचा हुआ है। तो देखो बैलेंस भी क्या है यहाँ पे, 5000। यानी इस अकाउंट में जो आपको बैलेंस दिख रहा होगा ना CD, वो मशीनरी होगा जो हमारे पास बचा हुआ है, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम माइनस कर ही नहीं रहे। अब यहां पे भी उस अकाउंट में वही बैलेंस नजर आएगा, जो मशीनरी हमारे पास है उसका डेप नजर आएगा। तो आप देखो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, और इधर भी क्या टोटल हो गया, और ट्रू यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस CD कितने आ गए, 500 रुपए। तो 500 रुपए किसका डेप्रिसिएशन होगा, ये सेकेंड वाले का डेप्रिसिएशन होगा। ये भी 31/3 डेट होगा, और ये भी 31/3 होगा, और आगे जाके फिर एक डेट और बढ़ जाएगी। कि यहां तक बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बेसिक से कॉन्सेप्ट थे कि भैया मशीनरी खरीदेंगे बेचेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूं कि इस अकाउंट के अंदर देखा जाए तो ये 3 एक्टिविटी हो गई है, और ये 3 एक्टिविटी आपको याद रखना, एक तो बेचना, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक टोटल डेप्रिसिएशन। अगर सपोज करो मैं M1 बेचता साल के एंड में, तो मैं इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकालता या नहीं निकालता। M2 बेचता, M2, तो इस अकाउंट से मैं डेप्रिसिएशन बाहर निकालता या नहीं निकालता, बिल्कुल निकालता। अब कितना निकालता बता दो, M2 बेचता तो सिर्फ कितना निकालता, 500 रुपए, और वो कहां चला जाता वापस, वो मशीनरी में चला जाता। समझ में आई बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको बताए, और आप इसी क्वेश्चंस को, आपके सामने दिख रहा है, अगर मैं इस आंसर बताऊं तो 5000 है, 500, 4500 इसका आंसर आया, जो कि हमारे पास यहां दिख भी रहा है। आंसर क्या है, 4540। लेकिन जब इसके आंसर्स को आप देखोगे तो बुक में इसका आंसर अलग दिखाएगा और इसका आंसर अलग अलग दिखाएगा, जिससे कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाओगे। समझ में आई बात आपको। अभी मैं बुक के क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, अभी पहले मैं अपने कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ एग्जांपल पुराने वाले दूंगा, जिसको आप करना सीख जाओ। क्योंकि बुक के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेरे ख्याल 2 या 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। उस 4 क्वेश्चंस को करके आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीख ही नहीं सकते, कभी नहीं सीख सकते उस 4 क्वेश्चंस को करके। अब वो 4 क्वेश्चंस भी ऐसे दिए हुए हैं जो कि मतलब के बैलेंस वाले हैं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रियल मायने में सीखना है तो आपको यहां से शुरुआत करके एंड में सीखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं अलग कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। तो अब आपको एक एक साल आगे खुद ऐड करना है प्रैक्टिस के लिए।
आपको नोटिंग करना है, नोटिंग 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 कहां से, यहीं से। तो ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट नोट करिए, नहीं तो हम आगे से नोट करेंगे इसको, आगे से। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसको फॉर्मेट कह लो या किस तरीके से, 1 साल ऐड करना है इसके अंदर आपको।